ये जो डॉक्यूमेंट आप मेरे साइड में देख रहे हो, ये कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस डॉक्यूमेंट को इशू किया था जुलाई 2020 में, और ये उस आदमी के बारे में है जिसको कनाडा एक एक्टिविस्ट और सिटीजन बुला रहा है। And the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. ये डॉक्यूमेंट कहता क्या है? हरदीप सिंह निज्जर, जिसका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1977 को और निवासी है जालंधर के गांव भाड़ सिंहपुरा का, वो चीफ है खालिस्तान टाइगर फोर्स का, और वो उसके मेंबर्स के ऑपरेशन, नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग में भी इन्वॉल्व है। सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है कि हरदीप सिंह निज्जर टेररिज्म में इन्वॉल्व है। वही हरदीप सिंह निज्जर जिसकी मौत की वजह से इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलमोस्ट रॉक बॉटम पर है। हरदीप सिंह निज्जर, इस एक नाम की वजह से भारत और कनाडा के संबंधों में लगातार तनाव देखा जा रहा है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अक्यूज किया इंडियन गवर्नमेंट को एक कनेडियन सिटीजन की मौत के लिए, हरदीप सिंह निज्जर। 18 जून को हरदीप को मारा गया कनाडा के सरे शहर में गुरुद्वारे के बाहर। मरने से कुछ घंटे ही पहले हरदीप ने एक इंटरव्यू में कहा कि असैसिनेशन की पॉसिबिलिटी है। पिछले दिन केंद्र ने सरकार ने ना पाया 9 जणिਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ हरदीप सिंह ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ। कनेडियन सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्यूज किया फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के लिए और कहा कि ये कनाडा की सोवरेनिटी के खिलाफ है। If these allegations are true, they represent an outrageous affront to Canada's sovereignty. कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पिछले हफ्ते G20 के दौरान उन्होंने पर्सनली और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस इंसिडेंट के बारे में क्लियरली समझाया, जिसके बाद कनेडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने इंडियन इंटेलिजेंस के कनेडियन हेड को एक्सपेल कर दिया। And as of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलेनी जॉली ने बताया कि वो डिप्लोमेट इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड थे कनाडा में। It is the head of RAW in Canada. कांग्रेस लीडर मनविंदर सिंह ने लेकिन कहा कि कनाडा का इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल का नाम बताना कन्वेंशन के खिलाफ था। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये एलिगेशंस अब्सर्ड और मोटिवेटेड है। आपने हरदीप का नाम शायद अब सुना होगा, पर उसकी एक्टिविटीज 2007 से स्टार्ट हो गई थी। उसके मारे जाने के पीछे भी 2 थ्योरीज है। एक है कि इंडियन सरकार ने उसको मारा और दूसरी थ्योरी है गैंग वॉर। फिर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनेडियन हाई कमिश्नर को समन किया और कहा कि कनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस के स्टेशन हेड ओलिविया सिल्वेस्टर को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ना होगा। The concerned diplomat has been asked to leave India within the next 5 days. कनेडियन हाई कमिश्नर बहुत खुश नहीं दिखे इस मीटिंग के बाद। इंडिया और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस वैसे ही अच्छे नहीं थे और वो अब और बिगड़ गए। जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट था दोनों देशों के बीच, उस पर भी पॉज लगा दिया गया। कोसेंटिनो ने बताया है कि फिलहाल हम भारत के साथ आगामी ट्रेड मिशन को स्थगित कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए आपके लिए 3 चीजें जानना जरूरी है। हरदीप सिंह निज्जर है कौन? कनाडा में 6 की पॉपुलेशन 2% है, तो जस्टिन ट्रूडो ने इतना अग्रेसिव स्टांस क्यों अपनाया है? और तीसरा कि क्या इंडिया ने ही हरदीप को मारा है? इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बने रहिए। हरदीप सिंह निज्जर है कौन? हरदीप सिंह निज्जर, Hardeep Singh Nijjar. हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर आखिर कौन है? जिस तरह हरदीप सिंह निज्जर एक कनेडियन सिटीजन बना, वो भी एक पहेली है, क्योंकि उसकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन को 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं आपको कहानी बताता हूँ। हरदीप सिंह निज्जर जालंधर के एक छोटे से गांव से हैं। 10 फरवरी 1997 को हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में घुसता है एक फेक पासपोर्ट के साथ, जहाँ उसका नाम था रवि शर्मा। कनाडा आते ही वो रेफ्यूजी स्टेटस की मांग करता है, क्योंकि वो कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोसिक्यूट करना चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसे सोशल ग्रुप से है जो सिख मिलिटेंट से एसोसिएटेड है। वो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को बताता है कि उसकी दिक्कतें स्टार्ट हुई थी 1990 को, जब पंजाब पुलिस ने एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया था। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि 1980s के दौरान पंजाब में वायलेंस बढ़ गया था जरनैल सिंह भिंडरावाले की वजह से। 1984 में भिंडरावाले के सपोर्टर्स ने हथियार ले लिए थे और पुलिस के साथ वो क्लैश कर गए थे, जबकि भिंडरावाले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छुप गया। इस चीज पर मैंने कुछ महीने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं उसको। इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से भिंडरावाले
और उसके कई सपोर्टर्स मारे गए और इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर कंट्रोल ले लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी के सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको असैसिनेट किया और ठीक अगले दिन ही उनकी हत्या कर दी गई। और एंटी सिख राइट्स हुई हमारे देश में, जहां 8,000 से ज्यादा सिख लोग मारे गए। इस मिलिटेंसी के चलते कई नौजवान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने लग गए और इसके खिलाफ ही इंडियन सरकार ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया। इसी क्रैकडाउन से बचने के लिए हरदीप कनाडा भागा एक फेक पासपोर्ट के साथ। हरदीप ने कनेडियन अथॉरिटीज को बताया कि इस क्रैकडाउन में इंडियन पुलिस ने उसके पिताजी और भाई को कई बार अरेस्ट किया। उसने कहा कि 1995 में पुलिस उसके पीछे भी आई ये जानने के लिए कि उसके पिताजी और भाई कहाँ हैं। पर जब उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसने बोला कि इंडियन पुलिस ने उसको टॉर्चर किया, उसके हाथ पीछे बांध कर और उसके प्राइवेट पार्ट्स को इलेक्ट्रोक्यूट करके। उसने कहा कि उसको धमकी दी गई उसकी जान के लिए, जिसके बाद उसने 50,000 रुपए की घूस दी भागने के लिए। उसने अपने बाल काटे अपीयरेंस चेंज करने के लिए और अपने रिश्तेदार के घर में छुप गया। इसीलिए वो कनाडा में आया एक फेक पासपोर्ट के साथ रेफ्यूजी स्टेटस की डिमांड करने के लिए। पर कनेडियन रेफ्यूजी ऑफिशियल्स ने इसकी ये कहानी मानी नहीं, क्योंकि अपनी कहानी के एविडेंस के लिए हरदीप ने एक लेटर सबमिट किया था। ये लेटर था उस इंडियन फिजिशियन का जिसने रिपोर्टेडली हरदीप को ट्रीट किया था पुलिस के इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद। पर इस लेटर में कई प्रॉब्लम्स थी। फिजिशियन ने बॉडी पार्ट्स की कई स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी और जो कहानी बताई गई थी कनेडियन अथॉरिटीज उस पर इतना विश्वास नहीं कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। पर हरदीप किसी न किसी तरह कनाडा में रहना चाहता था, इसीलिए 11 दिन बाद उसने एक कनेडियन महिला से शादी करी ताकि उसको एक स्पाउसल वीजा मिल जाए कनाडा का। एविडेंस के तौर पे उसने कनेडियन अथॉरिटीज को वेडिंग इनविटेशन, वेडिंग की फोटोज और कपल की फोटोज भी दिखाई। पर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये शादी भी वीजा के लिए ही हुई है, इसी वजह से उन्होंने ये भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि उसकी जो बीवी है वो कनाडा में 1997 में आई थी, जिसका स्पॉन्सर कोई और हस्बैंड था। हरदीप ने इस डिसीजन के खिलाफ अपील करी, पर 2001 में वो कोर्ट की रूलिंग हार गया। पर बाद में वो सिटीजन बन गया। कनाडा के मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन ने पहले कहा कि वो सिटीजन बना 2015 में और फिर कुछ समय बाद कहा कि वो सिटीजन बना था 2007 में। अब उसको सिटीजनशिप कैसे मिली ये क्लियर नहीं है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने इस बात पर डिक्लाइन करने से मना कर दिया प्राइवेसी लेजिस्लेशन की वजह से। अब इतने सारे खालिस्तानी कनाडा कैसे पहुंचे ये भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। अभी हरदीप की कहानी से जुड़े रहते हैं। सरे में हरदीप का एक छोटा सा प्लम्बिंग का बिजनेस था और उसके 2 बच्चे भी थे। वो कनाडा में प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ जब उसने बाबर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन किया, जिसको बनाया गया था 1981 में तलविंदर सिंह परमार की लीडरशिप के अंडर। BKI सबसे पुराने खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स में से एक है। कनाडा ने खुद बाबर खालसा इंटरनेशनल को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया अपनी वेबसाइट पर। कनाडा ने लिखा है कि BKI एक टेररिस्ट एंटिटी है जिसका मकसद है खालिस्तान बनाना। इसकी एक्टिविटीज में आर्म्ड अटैक्स, असैसिनेशंस और बॉम्बिंग शामिल है और इसके मेंबर्स पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और स्कैंडिनेविया में है। 1980s के दौरान इस ग्रुप ने कई टेररिस्ट अटैक करे, जिसमें से सबसे भयंकर अटैक था 1985 में। जून 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 टोरंटो से मुंबई जा रही थी। टोरंटो से उसको मॉन्ट्रियल जाना था, मॉन्ट्रियल से लंदन और फिर मुंबई, पर प्लेन कभी मुंबई पहुंचा ही नहीं। आयरलैंड के कोस्ट के पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और 329 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे गए। इसको बुलाया गया फेमस एयर इंडिया कनिष्का 1985 बॉम्बिंग। 1 साल पहले ही 1984 में तलविंदर सिंह परमार ने अपने फॉलोअर्स को कहा था कि इंडियन प्लेन्स आसमान से गिरेंगे, और यही उसका प्लान था। जिस समय कनिष्का बॉम्बिंग हुई उसी समय जापान में भी एक बॉम्ब फटा। ये हुआ टोक्यो एयरपोर्ट में और निशाना था एक और एयर इंडिया फ्लाइट, पर बॉम्ब समय से पहले फट गया। इस वजह से पैसेंजर्स नहीं मरे, पर 2 बैगेज हैंडलर्स की मौत हुई। तलविंदर हमारी कहानी में वापस आएगा तो इसको याद रखना। पर 1990s के दौरान BKI का जो इन्फ्लुएंस था वो कम होते गया, क्योंकि कई सीनियर लीडर्स की हत्या हुई थी इस समय। BKI को ज्वाइन करने के बाद हरदीप का नाम पहली बार पब्लिक में आया 2007 के लुधियाना बॉम्ब ब्लास्ट केस में। लुधियाना में एक सिंगल स्क्रीन मूवी थिएटर है जिसका नाम है श्रृंगार सिनेमा। 14 अक्टूबर 2007 को ये सिनेमा एक भोजपुरी फिल्म जरम जरम के साथ चला रहा था। उस दिन थी ईद, इसी वजह से थिएटर पूरा पैक था।
पर जैसे ही लोग इंटरमिशन के बाद थिएटर में वापस आ रहे थे, एक पावरफुल ब्लास्ट। पुलिस ने कहा कि ये बॉम्ब रखा गया था 3rd रो पर और मोस्ट लोग जो मरे वो बेचारे माइग्रेंट लेबरर्स थे उत्तर प्रदेश से। सीनियर पुलिस ऑफिसर जगदीश मित्तल ने कहा कि इसमें मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने बाबर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान कमांडो फोर्स के साथ मिलकर ये बॉम्ब किया है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने बाबर खालसा इंटरनेशनल के 4 मिलिटेंट्स को अरेस्ट किया है। 4 persons, including the alleged mastermind Gurpreet Singh, have been arrested. Police claim they belong to the terror outfit Babar Khalsa International. उन मिलिटेंट से 5 किलो का RDX, 3 डेटोनेटर और 2 पिस्टल्स मिली। पुलिस ने कहा कि ये सारे लोग पाकिस्तान तक गए थे बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए। After training in Pakistan, they came back to India and they started motivating youth and their friends for terrorist activities. पर 7 साल बाद लुधियाना कोर्ट ने 3 अक्यूज को अक्विट कर दिया, ये कहकर कि इन्वेस्टिगेशन में लैक ऑफ एविडेंस। दे मामले च लुधियाना जिला सैशन अदालत ने मुलजमान नूं बरी कर दिता है। चौथे अक्यूज की तो जेल में ही मौत हो गई थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर का भी इस केस में हाथ था, पर अभी तो कारनामे स्टार्ट हुए थे। 28 अप्रैल 2010 पटियाला के सत्यनारायण मंदिर के पास आर्य समाज एरिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जहां 9 लोग घायल हुए, इंक्लूडिंग द पुलिस कर्मी। और इस केस में एक अक्यूज था हरदीप सिंह निज्जर। 7 साल बाद वही चीज हुई। कोर्ट ने सबको बरी कर दिया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रूव नहीं कर पाई थी कुछ। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हापर को बोला कि वो खालिस्तानी एलिमेंट्स को कंट्रोल करें कनाडा में, इंक्लूडिंग हरदीप के बाबर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप को। 2011 में हरदीप ने एक नया ग्रुप ज्वाइन किया, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो एक ऑफशूट था बाबर खालसा इंटरनेशनल का। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाया अपनी वेबसाइट पर। खालिस्तान टाइगर फोर्स का फाउंडर था जगतार सिंह तारा, जिसको कॉन्विक्ट किया गया था पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह के मर्डर में। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे और खालिस्तान टाइगर फोर्स के खूंखार आतंकी जगतार सिंह और तारा को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला केस एजेंसीज को मिलता है अक्टूबर 2011 में, जब अंबाला में एक खाली गाड़ी में कई एक्सप्लोसिव्स बरामद होते हैं। Police traced a blue color Indica car outside Ambala Cant railway station and recovered 5 detonators, 2 time devices, 5 kilograms of explosives and 2 batteries. KTF इस चीज की जिम्मेदारी लेती है और कहती है कि उनका मकसद था सज्जन कुमार को मारना, कांग्रेस पॉलिटिशियन जिनको पिछले ही महीने इंडियन कोर्ट ने कहा कि उनका एक बहुत बड़ा हाथ था एंटी सिख राइट्स में लोगों को उकसाने का। फिर नवंबर 2014 में इंडिया ने एक इंटरपोल नोटिस जारी किया हरदीप के खिलाफ, जहां उसको खालिस्तान टाइगर फोर्स का मास्टरमाइंड बुलाया गया। पर 2016 में और सीरियस चार्जेस लगने वाले थे हरदीप पर। मई 2016 में पंजाब के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने एक आदमी को पकड़ा। नवाज शहर के पास के गांव से बब्बर खालसा का आतंकी शिकंजे में आया है। उसका नाम था मनदीप सिंह और वो रहने वाला था लुधियाना के चक कलां गांव से। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा कि वो लगातार 2 लोगों से बात कर रहा था। एक आदमी था गजेंद्र सिंह, जो पाकिस्तान में बसे टेरर आउटफिट दल खालसा इंटरनेशनल का चीफ था। गजेंद्र सिंह वही मास्टरमाइंड है जिसने 1981 में श्रीनगर दिल्ली की इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट को हाईजैक किया था। All sorts of people shouting and later on we heard the shots being fired also. और दूसरा आदमी जिसे मनदीप बात कर रहा था हरदीप। मनदीप को पकड़ने के बाद पंजाब के ऑफिशियल्स ने एक रिपोर्ट बनाई, जहां उन्होंने कहा कि हरदीप मनदीप और 3 और नौजवानों को आर्म्स ट्रेनिंग दे रहा था कनाडा में। वो उनको मिशन शहर के पास एक शूटिंग रेंज में लेकर जाता और हर दिन 4 घंटे शूटिंग की प्रैक्टिस करा था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनदीप और हरदीप के पासपोर्ट और उनकी फोटोज भी अटैच करी, जहाँ वो पाकिस्तान में AK-47 पकड़े हुए थे। पंजाब पुलिस ने फिर इंडियन और कनेडियन सरकारों को बताया कि हरदीप ने एक टेररिस्ट कैंप सेटअप किया मिशन शहर में और उसने मनदीप को इंडिया भेजा पुलिस ऑफिसर्स और शिवसेना के पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने के लिए। हरदीप के खिलाफ फिर 2016 में एक सेकंड इंटरपोल नोटिस आया। The media outlet from India claiming Hardeep Nijjar, who's wanted on Interpol for terrorism charges, is in the mission area. कनेडियन सरकार ने कोई कमेंट नहीं किया, पर हरदीप के मेयर ने कहा कि ये एलिगेशंस क्रेडिबल नहीं है। The report not credible, says mission's mayor. कुछ दिन बाद फिर हरदीप ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को एक लेटर लिखा, जहां उसने कहा कि वो कभी किसी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि वो एक ह्यूमन राइट्स कैंपेन चला रहा है। उसने कहा कि 2013 में वो जिनीवा गया था इन राइट्स के लिए और 2014 में वो UN हेडक्वार्टर्स गया था पंजाब की इंडिपेंडेंस के एक रेफरेंडम की मांग के लिए। 2018 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा कि वो हरदीप पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं RSS
लीडर्स के मर्डर के लिए जो पंजाब में हुए थे, और उसके खिलाफ उन्होंने 2 FIR भी दर्ज करी। अब आपको लगेगा कि हरदीप के पीछे बस सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ी हुई थी, पर ऐसा नहीं है। फरवरी 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए। उस विजिट में वो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मिले, और मीटिंग के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जस्टिन ट्रूडो को 5 लोगों की लिस्ट दी, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। उन 5 में से एक का नाम था हरदीप सिंह निज्जर। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हरदीप को ऑफिशियली एक टेररिस्ट डेजिग्नेट किया। जनवरी 2021 में एक हिंदू पंडित कमलदीप शर्मा पर एक जानलेवा हमला हुआ, और NIA ने कहा कि इसके पीछे भी हरदीप का हाथ था। 2022 में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा इस केस के लिए, और कहा कि ये दोनों हरदीप के ऑर्डर्स पर नाच रहे थे, जिसके बाद NIA ने 10 लाख का अवार्ड जारी किया हरदीप के खिलाफ। NIA declares a cash reward of 10 lakh rupees on Hardeep Nijjar, accused of killing a Hindu priest in Punjab. पर हरदीप कहता रहा कि वो इनोसेंट है और बस पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 2022 में पंजाब पुलिस ने हरदीप को एक्स्ट्राडाइट यानी कि कनाडा से इंडिया लाने की कोशिश भी करी। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, पर इसका कुछ हुआ नहीं। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने कहा कि कनेडियन सरकार एंटी इंडिया एक्टिविटीज के बारे में जानती है, पर कई एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर वो एक्ट नहीं कर रही। पर 18 जून 2023 को सिचुएशन बहुत बदल गई। इस शाम को रॉयल कनेडियन पुलिस ने कहा कि उनको एक गुरुद्वारे के बाहर शूटिंग की रिपोर्ट मिली है। जब वो उधर पहुंचे तो उनको हरदीप की बॉडी मिली गन शॉट्स के साथ। पुलिस ने कहा कि हरदीप अपने गुरुद्वारे से बाहर जा ही रहा था जब उसको 2 लोगों ने मार गिराया, जिसके बाद वो आदमी इस तरफ भाग गए। हरदीप की हत्या के पीछे 2 थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है जो जस्टिन ट्रूडो ने दी। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और कई लोग इस थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि 45 दिन के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। परमजीत सिंह पनिवार को मारा जाता है लाहौर में, जो चीफ था खालिस्तान कमांडो फोर्स का। फिर करीब 3 महीने पहले बर्मिंघम में अवतार सिंह खांडा की मौत होती है। उसके सपोर्टर्स कहते हैं कि उसको जहर दिया गया था, पर दूसरी रिपोर्ट्स की माने तो उसको कैंसर था। इन हत्याओं के बाद हरदीप सिंह निज्जर ने खुद कहा कि वो एक हिट लिस्ट पर था। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਪਾਇਆ 9 ਜਣਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ। इस हत्या के बाद कनेडियन पुलिस ने ये तो कहा कि ये इंसिडेंट टारगेटेड था, पर उसके बाद डिटेल्स नहीं दी। कई अफवाहें जरूर चल रही थी इंडियन इन्वॉल्वमेंट की, पर कनेडियन पुलिस ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशन की वेट करनी चाहिए। ये चेंज हुआ जब जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट दी कनेडियन पार्लियामेंट में। Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. पर उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया पब्लिकली। दूसरी थ्योरी है कि हरदीप को एक खालिस्तानी मेंबर ने ही मारा है। इस थ्योरी की बात करी कनेडियन जर्नलिस्ट टेरी गैल्विन ने, जिन्होंने बताया कि कुछ समय से मोदी सरकार बैक चैनल कॉन्वर्सेशंस कर रही थी खालिस्तानीज के साथ। अब आप में से कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि मोदी सरकार खालिस्तानियों के साथ बात कर रही थी, पर बैक चैनल टॉक्स इतनी सरप्राइजिंग नहीं है फॉरेन अफेयर्स की दुनिया में। इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी बैक चैनल टॉक्स चलती रहती है, और ये ओपन सीक्रेट है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कई न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इन टॉक्स को मीडिएट कर रहे थे ब्रिटिश सिख एक्टिविस्ट जसदेव सिंह राय। गैल्विन ने कहा कि इंडियन सरकार ने ऑफर किया कुछ लोगों को कि वो उनका नाम टेरर ब्लैकलिस्ट से हटाएगी और इनको वापस इंडियन वीजा भी देगी अगर वो अपना वायलेंस छोड़ देंगे। पर सभी खालिस्तानी मेंबर्स इन बैक चैनल टॉक्स को अप्रूव नहीं करते थे। इन टॉक्स को सपोर्ट कर रहा था रिपुदमन सिंह मलिक, जो एयर इंडिया के 1985 ब्लास्ट में एक अक्यूज था। मलिक ने कई बार मोदी सरकार की प्रशंसा भी करी, पर दूसरी साइड में था हरदीप, जो ये टॉक्स नहीं चाहता था। जुलाई 2022 को मलिक की मौत हो जाती है। कनाडा में सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये कदम हरदीप के कैंप का है। और गैंग वायलेंस कोई अनोखी चीज नहीं है कनाडा में। एक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि उसने एक कनेडियन बेस्ड गैंगस्टर सुखदूल सिंह को मार गिराया। तो क्या मलिक के कैंप ने हरदीप के खिलाफ बदला लिया? इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं, ये अभी थ्योरीज है। अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडिया हरदीप को मार भी सकता है कनाडा में? सिंपल आंसर है हाँ, और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेशन हॉर्नेट, इस ऑपरेशन का आप में से कई लोगों ने नाम सुना नहीं होगा। इस ऑपरेशन का मकसद था
अब्दुल खान को मारना। जून 1987 में अब्दुल खान लाहौर में अपने घर में घुस ही रहा था कि दो लोग आए मोटरसाइकिल पर और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब्दुल खान एक पाकिस्तानी नेशनल था जो लंदन में रह रहा था और इसकी हत्या की प्लानिंग कई महीनों तक चली। ये दावा है जर्नलिस्ट यतीश यादव का, जिन्होंने रॉ के बारे में एक हिस्ट्री लिखी है। रॉ मानती थी कि अब्दुल खान कई टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है यूरोप में, पर उन्होंने उसको यूरोप में टारगेट नहीं किया। रॉ ने वेट किया कि अब्दुल खान पाकिस्तान वापस पहुंचे। वॉल्टर लैडविक, जो रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि रॉ वेस्टर्न देशों में अपने ऑपरेशंस नहीं करना चाहती थी। पर अब सिचुएशन अलग है। अविनाश पल्लीवाल, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ाते हैं और एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जिन्होंने अपनी किताब भी लिखी है अफगानिस्तान पर, वो कहते हैं कि इंडिया के पास कैपेबिलिटीज है हरदीप जैसा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए। उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया ये दिखाने के लिए कि इंडियन सरकार ने कई बार अपने इतिहास में दूसरे देशों के रिबेल्स को सपोर्ट किया है अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। इंडिया ने ऐसे ऑपरेशंस बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और श्रीलंका में करे हुए हैं। ये भी एक ओपन सीक्रेट है और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, मानो कि जिसने भी ये किया वो अपने सिग्नेचर इतना छुपाना नहीं चाहता था। तो अगर इंडिया ने ये किया तो वो कनाडा को एक क्लियर सिग्नल देना चाहते थे कि उन्होंने ये क्यों किया। ये जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, ये आप खुद इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुंह से सुन सकते हो। अब करंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तो कुछ बताएंगे नहीं, ये सारी खबरें हमें मिलती है फॉर्मर ऑफिशियल्स से। जैसे 2009 में इंडिया के फॉर्मर डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सतीश चंद्रा ने कहा था कि कई बार हम चुप रहते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे देश के साथ जो भी हो रहा होता है, जिस वजह से हम एक सॉफ्ट स्टेट बुलाए जाते हैं। और वो कहते हैं ये बदलना बहुत जरूरी है। अगर इंडियन सरकार ने ये किया भी तो उन्होंने किया क्यों? सिंपल आंसर है कि इंडियन सरकार कई समय से फ्रस्ट्रेट हो गई थी कनेडियन सरकार के रिस्पॉन्स से। जब मैंने आपको हरदीप की कहानी बताई तो आपको समझ आ गया होगा कि 2 इंटरपोल नोटिस जारी करे, एक्स्ट्राडाइट करने की रिक्वेस्ट भेजी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बात करी, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने बात करी, पर इन सभी चीजों का रिस्पॉन्स नहीं आया कनेडियन सरकार से। और कुछ महीनों से ये टेंशन बढ़ी रही थी। जब 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस हो रही थी इंडिया के वैनकूवर कॉन्सुलेट में, तो कॉन्सुलेट के बाहर कई प्रोटेस्टर्स आए और उन्होंने इंडिया का फ्लैग भी जलाया। ये फ्रस्ट्रेशन इंडिया की बस कनाडा से नहीं है। मार्च 2023 में इंडियन सरकार ने डिसाइड किया कि वो बैरिकेड्स हटा रही हैं ब्रिटिश हाई कमीशन और यूके के एम्बेसडर के घर से दिल्ली में। After the Indian embassy was attacked, India now taking action. Barricades have been removed from outside the British High Commission. क्योंकि कई खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने इंडिया का फ्लैग निकाल दिया था इंडियन हाई कमीशन से लंदन में। पर ज्यादातर इंडियन सरकार की फ्रस्ट्रेशन कनाडा की तरफ ही है। और ये अभी की बात नहीं है, ये सिलसिला स्टार्ट हुआ करीब 40 साल पहले, जब एयर इंडिया 182 को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था 1985 में। पर 7 साल बाद अक्टूबर 1992 सुबह के 5:30 बजे पंजाब के गांव कांगरायण में 6 आदमी 2 मारुति गाड़ी में आते हैं। दोनों गाड़ियों की फेक लाइसेंस प्लेट्स है और वो गाड़ियों को कनाल के पास रोक देते हैं। उधर पंजाब पुलिस उनका इंतजार कर रही होती है। उन 2 गाड़ियों में मिलते हैं रॉकेट लॉन्चर, AK-47, ग्रेनेड्स और कई हथियार। पंजाब पुलिस फायर करती है और 6 आदमियों को मार गिराती है। उन 6 में से 2 लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट्स मिलते हैं जिनके लिंक पाकिस्तान के ISI से होते हैं। मैं आपको ये 1992 की कहानी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उन 6 में से एक आदमी था तलविंदर सिंह परमार, एक कनेडियन सिटीजन जो जिम्मेदार था 1985 एयर इंडिया ब्लास्ट के लिए, और लीडर था वो बाबा खालसा इंटरनेशनल का, जिसके बारे में हमने पहले बात भी करी थी। इंडियन सरकार ने तलविंदर सिंह को एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। इनफैक्ट 1982 में एयर इंडिया ब्लास्ट के 3 साल पहले पंजाब पुलिस ने एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी थी कनाडा को, क्योंकि तलविंदर पर आरोप था कि उसने 2 पंजाब पुलिस ऑफिसर्स को मारा है। पर इस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट का कुछ हुआ नहीं। अगर आपको लगता है कि बस इंडियन सरकार मानती है कि कनाडा टेररिज्म में ढीली है, तो आप गलत हो। कनेडियंस खुद ये मानते हैं। 1985 का एयर इंडिया ब्लास्ट कनाडा का सबसे बड़ा मास मर्डर था, जहाँ 250 से ज्यादा कनेडियन सिटीजन्स मारे गए थे। Bombing of Air India Flight 182 that exploded off the Irish coast, killing all 329 people on board.
280 of them Canadian. पर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऐसे टेररिस्ट अटैक की किस तरह इन्वेस्टिगेशन हुई थी। 2010 में 25 साल बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट को पढ़कर एक कनेडियन जर्नलिस्ट इतना चौंक गया कि उसने अपनी हेडलाइन लिखी, "You wouldn't want to read this." इस रिपोर्ट में लिखा था कि कनेडियन सीक्रेट सर्विस ने टेलीफोन कॉल्स के टेप्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था जो टेररिस्ट के बीच थे। 2005 में एक जज ने इसको अनएक्सेप्टेबल बुलाया। एक दूसरी कनेडियन रिपोर्ट ने कहा कि इस केस के ट्रायल को 20 साल लगे और $130 मिलियन लगे और उसके बावजूद सरकार किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाई। 2000 में एक फॉर्मर सीक्रेट सर्विस ऑफिसर ने एक न्यूज़पेपर को बताया कि उसने 150 घंटे के टेप्स डिस्ट्रॉय कर दिए क्योंकि उसको डर था कि इन्फॉर्मेंट्स की आइडेंटिटी पता चल जाएगी लोगों को। आप अभी चौकन्ने हो गए होंगे, पर ये सिचुएशन और बिगड़ने वाली है। पीड़ित परिवारों के दबाव की वजह से 25 साल बाद फाइनली इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, जिसकी हत्या कर दी थी पंजाब पुलिस ने। पर कनेडियन मिनिस्टर जगमीत सिंह ने लंबे समय तक ये एक्सेप्ट नहीं किया। वो बल्कि मानते रहे कि ये बॉम्ब ब्लास्ट एक इंडियन सरकार की ही कॉन्स्पिरेसी थी। 2018 में ही उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि तलविंदर सिंह परमार ने ही ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। याद रहे, ये वो बॉम्ब ब्लास्ट है जिसमें 250 से ज्यादा कनेडियन सिटीजन्स मारे गए। 2017 में जो अकेला आदमी इस केस में कन्विक्ट हुआ था, जिसने बॉम्ब्स बनाए थे और लगेज में डाले थे, उसको भी जेल से राहत मिल गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2018 में कनेडियन सरकार ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, पब्लिक रिपोर्ट ऑन द टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा, और इस रिपोर्ट में खालिस्तान का शब्द था। पर कई कनेडियन खालिस्तानीज इस चीज का विरोध करने लग गए और बैसाखी से पहले खालिस्तान शब्द ही हटा दिया इस रिपोर्ट से। 2018 में जब जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए तो उनकी ऑन्ट्राज में था जसपाल अतवल, जो एक कॉन्विक्टेड क्रिमिनल है। उसने 1986 में एक इंडियन मिनिस्टर को असैसिनेट करने की कोशिश करी थी कनाडा में। कुछ दिन पहले ही खबर आई कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कई देशों के साथ मीटिंग करी खालिस्तान की थ्रेट के बारे में। The United Kingdom's National Security Advisor is here in India and will be meeting with Ajit Doval, and India is expected to raise the question of the Khalistan issue with Tim Barrow. ऑस्ट्रेलिया और यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने पॉजिटिवली इस बात को लिया, पर कनेडियन एडवाइजर ने इस बात को नकार दिया। रिसेंटली पता चला कि वो सिक्योरिटी पर्सनल जो काउंटर टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको कनाडा के वीजा मिलने में भी दिक्कत होती है। Canada regularly denies visas to members of our security forces who have served in Jammu and Kashmir. अब देख सकते हो कि ये फ्रस्ट्रेशन ना तो 1-2 महीने की है और ना तो बस मोदी सरकार की है। कई समय से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है और कनेडियंस खुद मानते हैं कि उनके देश में टेररिज्म की एक प्रॉब्लम है। 1998 में कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के हेड ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा शायद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कनाडा में ही एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि सुन्नी और शिया इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और सिख टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सब कनाडा में एक्टिव हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम एक अनऑफिशियल स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म नहीं बनना चाहिए। एक अक्टूबर 2003 की रिपोर्ट ने कहा कि कई टेररिस्ट मानते हैं कि कनाडा में उनको सेफ्टी, पैसे और मटेरियल्स आसानी से मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट ने कहा कि क्योंकि कनाडा में एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, इस वजह से कई टेररिस्ट के लिए सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल नहीं है। और कनाडा के इमिग्रेशन लॉज भी बहुत ही लीनियंट है। जैसे एग्जांपल लीजिए अहमद रसम का, जो अलकायदा का एक मेंबर था अल्जीरिया से। कई समय से वो कनाडा में मॉन्ट्रियल में बेस्ड था। 1994 में अहमद फ्रांस से मॉन्ट्रियल आया एक फेक पासपोर्ट के जरिए। एयरपोर्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको रोक दिया ये कहकर कि भाई तुम्हारा पासपोर्ट फेक है। पर रसम ने कनेडियन अथॉरिटी से अपील करी कि उसको पॉलिटिकल असाइलम दी जाए क्योंकि उसका टॉर्चर हुआ था अल्जीरिया में और फेक टेररिज्म के चार्जेस उस पर थोप दिए गए। कनाडा ने ये स्टोरी ना अल्जीरिया से वेरीफाई करवाई और ना इंटरपोल से, और उन्होंने उसको एंट्री दे दी। 5 साल बाद वो पकड़ा गया अपनी गाड़ी में और उसकी गाड़ी में थे 40 किलो के एक्सप्लोसिव्स। He's Ahmed Rassam, the man who was caught trying to smuggle a carload of explosives into the US from British Columbia. और ये मैं कोई इक्का दुक्का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, कनाडा की खुद की रिपोर्ट्स ही ऐसी बातें कर रही हैं। सारी रिपोर्ट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। अब सवाल ये कि जस्टिन ट्रूडो ऐसा क्यों करेंगे? 6 की पॉपुलेशन 2% है, भले ही पार्लियामेंट में 5% MP 6 हो। तो ये कहना कि वो ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स लिए कर रहे हैं,
ये समझना मुश्किल है। कई लोग ये टिप्पणी दे रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी करी है, पर इस पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है तब तक जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि जस्टिन ट्रूडो की क्या पॉलिटिकल कैलकुलेशन थी। हम ये जरूर जानते हैं कि कनाडा ने फाइव आइज के दूसरे मेंबर्स को इन्फॉर्म किया इसके बारे में। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस का ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके और यूएस के बीच, जहां वो अपने बीच सारी इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। जब कनाडा ने इन देशों को इस बारे में बताया तो सभी देशों ने रिपोर्टेडली कनाडा को कहा कि हम पब्लिकली कुछ नहीं बोलेंगे, आपको प्रॉब्लम है तो आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली बात कर लो G20 समिट के दौरान। अब कुछ लोग ये जरूर ज्ञान देंगे कि बहुत इमोरल है किसी भी देश के लिए एक दूसरे सिटीजन को अटैक करना। इसके काउंटर आर्गुमेंट में लोग उदाहरण देंगे यूएस का, जिन्होंने उसामा बिन लादेन को मारा। United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट से अगर आप इसके बारे में पूछोगे तो वो आपको बोलेंगे कि मोरालिटी गई तेल लेने। डिप्लोमेसी में जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, कुछ ही साल पहले टर्की ने पूरी दुनिया को एविडेंस दिया था कि कैसे सऊदी अरेबिया ने जमाल खशोगी को मार डाला। खशोगी के केस में टर्की ने सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स रिलीज करी थी, ये प्रूव करने के लिए कि सऊदीज ने ही ये मर्डर किया। यूएस जैसे देशों ने मोहम्मद बिन सलमान से बात करना भी बंद कर दिया और आज सिचुएशन बहुत अलग है। जो बाइडेन अब खुला बात करते हैं मोहम्मद बिन सलमान से। अब जो मैंने एग्जाम्पल उठाए वो बहुत एक्सट्रीम था। जमाल खशोगी एक जर्नलिस्ट थे, हरदीप सिंह निज्जर कोई जर्नलिस्ट नहीं था, पर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मोरालिटी की जगह डिप्लोमेसी में बहुत कम है। दूसरे देश मोरालिटी के बेसिस पर चाहे बोलें, पर उनके मन में कैलकुलेशंस उनके इंटरेस्ट के बारे में ही है और वो यही सोचेंगे कि इंडिया के खिलाफ कुछ बोलने से पहले क्या उनका कुछ फायदा होगा या फिर नहीं। अविनाश पल्लीवाल के हिसाब से आने वाले वक्त में दो चीजें हो सकती हैं। अमेरिका एक मीडिएटर बन जाए इंडिया और कनाडा के बीच, दोनों देशों को कुछ कुछ दिया जाए जिससे वो अपने सिटीजन्स के सामने अपना मुंह बचा पाए। और दूसरा रास्ता हो सकता है जब कनाडा और अग्रेसिव हो जाए, जिसके रिएक्शन में इंडिया भी अग्रेसिव होता रहे। ऐसा हुआ तो अविनाश कहते हैं कि कनाडा शायद एम्प्लॉय करेगा मीडिया ड्रिप स्ट्रैटेजी। यही स्ट्रैटेजी टर्की ने भी यूज करी थी जमाल खशोगी के केस में और ये टेक्निक ऑलरेडी यूज हो रही है। कनेडियन न्यूज़पेपर ने बताया कि कनाडा के पास इंडियन डिप्लोमेट्स के कम्युनिकेशन का प्रूफ है और ऐसे मीडिया लीक्स हम अगले दिन तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर कनाडा के इंटेलिजेंस सर्विस के पूर्व डायरेक्टर ने कहा कि बहुत कम चांसेस है कि कनाडा पूरा एविडेंस सबके सामने रखेगा। वो कहते हैं कि जैसे ही कनाडा सबूत दूसरे देशों को दिखाएगा तब सारे देशों को पता चल जाएगा कि कनाडा इंटेलिजेंस कलेक्ट कैसे करता है, उसके क्या सीक्रेट मेथड्स हैं और कोई भी देश अपने सीक्रेट मेथड्स दूसरे देश को नहीं बताना चाहेगा। जो बात साफ है वो है कि कनाडा में कई लोग वही गलती कर रहे हैं जो अमृतपाल सिंह ने करी थी। ये ओवर एस्टिमेट करना कि खालिस्तान का मुद्दा कितना जरूरी है पंजाब के लिए। मार्च के महीने में अमृतपाल को जेल भेजा गया। पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा भगोड़ा अमृतपाल 36 दिनों के बाद अमृतसर के मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया, पंजाब में कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। 2021 में प्यू रिसर्च ने दिखाया कि 95% सिख्स अपने देश से प्राउड फील करते हैं। उनको ये नहीं पता कि पंजाब के सिखों के लिए खालिस्तान इतना जरूरी नहीं है। उनके लिए जरूरी है एजुकेशन, नौकरियां, सम्मान और ड्रग फ्री पंजाब। अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो इस मुद्दे पर सब जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने भी सरकार के हित में ही बात करी है। हर देश ऊपर ऊपर तो बहुत मोरालिटी की बात करता है, पर याद रखना जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वीडियो के बाद आप इन दोनों वीडियो में से कोई भी देख सकते हो। ये वीडियो है खालिस्तान और अमृतपाल सिंह के ऊपर और ये वीडियो है इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के दूसरे ऑपरेशंस के बारे में, जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा। तो इन दोनों वीडियो को आप देख सकते हो। मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।